अपन आज सरल आवर्ती दोलक के बारे में डिस्कस करेंगे। सरल आवर्ती दोलक के बारे में डिस्कस करने के पहले आवर्ती गति और दोलनी गति इन दो के बारे में जानना आवश्यक है। आवर्ती गति में कोई पिंड या कण एक निश्चित पथ पर निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराता है। जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह जो चक्कर लगाते हैं तो इसको अपन आवर्ती गति कहते हैं, या किसी परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो उसको अपन आवर्ती गति कहते हैं। इसी प्रकार से यदि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है तो वो भी आवर्ती गति का ही उदाहरण है। आवर्ती गति में यदि कोई पिंड जब चक्कर लगा रहा है और इस समय इस बिंदु पर अपन का टाइम को मेजर करना चाहता था, तो जब ये पूरे चक्कर लगा लेगा और वापस उसी बिंदु पर आ जाएगा, इस समय को हम आवर्तकाल के नाम से जानते हैं। दोलनी गति में कोई पिंड या कण अपने एक किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर निश्चित समय अंतराल पर अपनी गति को दोहराता है तो अपन उसको दोलनी गति कहते हैं और ऐसे निकाय को अपन दोलक के नाम से जानते हैं। दोलनी गति में उदाहरण लैटिस वाइब्रेशंस जो होते हैं, जालकों के कंपन, वो इसका उदाहरण है, या सरल लोलक के जो कंपन हैं या ऑसिलेशंस हैं वो इसका उदाहरण है। इसी प्रकार से कंपाउंड पेंडुलम के ऑसिलेशंस भी इसका एग्जाम्पल है। सभी दोलनी गति जो है वो आवर्ती गति होती है, लेकिन आवर्ती गति दोलनी गति सभी नहीं हो सकती। ठीक है, अब अपन डिस्कस करेंगे कि स्वैच्छिक विभव रूप में कण की गति किस तरह की होती है, ये अपन डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं कि संरक्षित बल क्षेत्र में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है U, इट इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दैट इज x y z। मतलब किसी हर बिंदु पर पोटेंशियल एनर्जी का मान अलग अलग होगा, इसका फंक्शन। और संरक्षित बलों के लिए हम ये भी जानते हैं कि बल F जो है वो माइनस ग्रेडियंट ऑफ U के बराबर होता है, और I can write it as minus I cap del U by del x plus J cap del U by del y plus J cap del U by del u। अगर हम वन डायमेंशनल मोशन की बात करें तो del u का मान सिंपली माइनस x एक्सिस के अलावा होगा, दैट इज माइनस del u by del x। ये इसका मैग्नीट्यूड पार्ट है जो कि x एक्सिस के अलावा होगा, और या दूसरे शब्दों में हम कहते हैं इसका कंपोनेंट fx इसके बराबर है। एक्चुअली ux कर्व जो है उसकी जो स्लोप है या प्रवणता है वह ही जो है वो बल के परिमाण को व्यक्त करेगी। यदि मैं ux किसी कण का ux कर्व खींचूं और उसका ux कर्व इस तरह का हो, तो इस ux कर्व पर मैं देख रहा हूं कि P, Q, R, S ये चार बिंदु ऐसे हैं जहां पर यदि मैं x एक्सिस के अलाउंग या स्लोप ज्ञात करूं ux कर्व का, तो वो स्लोप का मान मेरे पास ये 0 आता है, क्योंकि स्पर्श रेखा जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है। जब ये स्लोप 0 है तो डेफिनेटली स्लोप जो है वो फोर्स की मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहा है, अतः फोर्स का मान भी 0 हो जाएगा। तो P, Q, R, S जो है वो संतुलन अवस्था कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। अब यदि मैं कण को P बिंदु पर मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट x 0 के बराबर है, अब मैं यदि कण को Q बिंदु से और S बिंदु से थोड़ा सा दूर ले जाता हूं, मतलब विस्थापित करता हूं, तो मैं देखता हूं कि जो स्लोप है या जो बल है वो इस कण को इस Q बिंदु से और
यही चीज ज्ञात कर सकते हैं। या दूसरे शब्दों में कहूँ कि Q और S अस्थायी संतुलन की अवस्था है, क्योंकि कण को जैसे ही यहाँ से विस्थापित करते हैं तो कण इससे दूर जाने का प्रयास करता है, न कि इसकी ओर आने का। यदि मैं P बिंदु और R बिंदु की बात करता हूँ तो P और R बिंदु पर यदि मैं कण को विस्थापित करता हूँ और मैंने इसको मान लीजिए x कोऑर्डिनेट पर विस्थापित करा तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो स्लोप है, या अगर मैं टेंजेंट खींचता हूँ तो ये जो स्लोप है ये एक पॉजिटिव राशि है। दैट मीन्स जो बल है वो माइनस में आएगा आपका, या माइनस एक्स एक्सिस की ओर लगेगा, जिसके कारण कण को विस्थापित करने पर कण वापस से P बिंदु की ओर आएगा। इसी प्रकार से यदि मैं इधर की ओर विस्थापित करता हूँ तो इधर भी हम क्या देख रहे हैं कि इस बिंदु पर स्लोप आपका नेगेटिव है, इसलिए फोर्स जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर हो जाएगा और वो कण को P बिंदु की ओर लाने का प्रयास करेगा। इसलिए ये बिंदु जो है वो स्थायी संतुलन की अवस्था कहलाती है, बिंदु P और R। R पर भी सेम पोजीशन हो। अब यदि मैं बिंदु P पर किसी कण को विस्थापित करके B बिंदु तक ले जाता हूँ जहां पर उसकी गतिज ऊर्जा का मान 0 है, B बिंदु पर कण की गतिज ऊर्जा का मान 0 है। अब इस बिंदु पर जैसे ही मैं इस पिंड को छोड़ता हूँ, इस पिंड पर एक प्रत्यानयन बल कार्य करने लगता है, क्योंकि इस पर फोर्स जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर लगता है, तो वो प्रत्यानयन बल बिंदु P की ओर लगता है, जिसके कारण कण जो है उसकी स्थितिज ऊर्जा में कमी होती जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। जब कण बिंदु P पर पहुंच जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो जाती है और गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाती है, या दूसरे शब्दों में आप बताइए कि उसका वेग अधिकतम हो जाता है। इस वेग के कारण ये कण बिंदु A की ओर जाता है और बिंदु A की ओर पुनः जब बिंदु A तक पहुंच जाता है तो बिंदु A पर इस पर वापस से बल लगता है जो कण को बिंदु P की ओर लाने का प्रयास करता है। वापस से वही स्थिति है कि बिंदु A पर स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम है और जैसे जैसे कण जो है वो नीचे की ओर आ रहा है वैसे वैसे स्थितिज ऊर्जा का मान कम होता जा रहा है और गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार से यदि मैं B से B तक विस्थापित करके कण को छोड़ता हूँ तो कण जो है A और B के बीच में गति करने लगता है या बार बार अपनी गति को दोहराता है। यह गति दोलनी गति कहलाती है। और अब जब यदि मैं स्थितिज ऊर्जा का जो अधिकतम मान है यहाँ पर B बिंदु पर और P बिंदु पर न्यूनतम मान है, इन दोनों का जो अंतर है वो बंधन ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। और ये जो विभव कूप बनाया हमने A B, इस विभव कूप के अंदर कण की गति हो रही है और अधिकतम और न्यूनतम गति ऊर्जा का अंतर जो है बंधन ऊर्जा के बराबर है। यदि कण की कुल ऊर्जा इस बंधन ऊर्जा से कम होती है तो कण इस विभव कूप में गति करता रहेगा और इस गति को हम दोलनी गति के नाम से जानते हैं। और इसी चीज को मैथमेटिकली भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम टेलर थ्योरम को यूज में लें तो टेलर थ्योरम कहती है कि यदि हमें किसी क्वांटिटी का मान किसी पर्टिकुलर बिंदु पर ज्ञात हो तो हम उस क्वांटिटी का मान किसी अन्य बिंदु पर भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमें अगर x0 पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, इसका मान ज्ञात है u0 के बराबर है मान लीजिए, तो किसी अन्य बिंदु पर u का मान ux टेलर थ्योरम की सहायता से दिया जाता है, इट इज इक्वल टू u0 प्लस del u by del x at x equal to x0 x minus x0 प्लस del 2u upon del x square x equal to x0 x minus x0 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल u प्लस del 2u अपॉन del x cube x equal to x0
minus x0 whole cube upon factorial 3 and so on। इस तरह से अपन टेलर सीरीज की सहायता से u का मान किसी भी बिंदु पर पोटेंशियल एनर्जी का मान ज्ञात कर सकते हैं। u0 मिनिमम स्थिति हो जाए, अगर u0 मिनिमम है जो कि x0 पोजीशन पर है, तो del u by del x0, del x at x0 पर 0 के बराबर होगा। और इसी प्रकार से अगर ये मिनिमम है u0 x equal to x0 पर, तो del 2u upon del x square at x equal to x0 धनात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव क्वांटिटी, लेट अस सपोज इट इज इक्वल टू k। और इसी तरह से इस क्वांटिटी को हम मान सकते हैं अनदर कांस्टेंट दैट इज k1। अगर मैं ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करता हूं तो मेरे पास में जो रिजल्ट आता है वो ये आता है। ux is equal to u0 plus ये 0 हो जाएगा, del u by del x की जगह k x minus x0 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल प्लस k1 x minus x0 का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यदि मैं ओरिजिन को अब शिफ्ट कर लेता हूं, यानी जो बिंदु P था उसको मैं ओरिजिन पर शिफ्ट कर रहा हूं, तो ओरिजिन पर शिफ्ट करने पर u0 का मान 0 हो जाएगा और x0 का मान भी 0 हो जाएगा। उस केस में ये जो इक्वेशन है आपकी ये कन्वर्ट हो जाएगी u0 प्लस k x स्क्वायर बाय 2 प्लस k1 x क्यूब बाय 6 इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर दूंगा। और यदि मैं अब del u by del x बल का मान ज्ञात करूं तो बल का मान मेरे पास में आ जाएगा, ये कांस्टेंट है मिनिमम तो 0 हो गया, इसका मान आपके पास में आ जाएगा। अगर मैं इसको हाफ a x के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और क्योंकि बल जो है वो माइनस del u by del x होता है, तो इट इज इक्वल टू माइनस kx। ये मेरे पास में बल की इक्वेशन आएगी। और x की अगर मैं विस्थापन का मान बहुत कम करता हूँ तो मैं x की हायर पावर्स को नेगलेक्ट कर सकता हूँ इन कंपैरिजन टू फर्स्ट टर्म्स। तो मेरे पास में ये जो इक्वेशन है वो केवल इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। f इक्वल टू माइनस kx, ये सिंपल हार्मोनिक ये या u इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर मेरे पास जो रिजल्ट आया है ये दर्शाता है कि पैराबोलिक इक्वेशन है u इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर ux में। तो पैराबोला में तुरंत गति कर रहा है, तो उसकी स्थिति ऊर्जा किस तरह से परिवर्तित हो रही है और उस पर बल किस तरह से कार्य कर रहा है, इसका मान माइनस kx के बराबर है। ये अपना डिस्कशन हुआ सर आप पैराबोलिक पोटेंशियल वैल्यू के बारे में। अब सरल आवर्त गति की बात करते हैं हम। इस सरल आवर्त गति में कण अपनी माध्यावस्था के इर्द गिर्द कंपन करता है तथा कण पर लगने वाला बल विस्थापन के समानुपाती होता है और सदैव माध्य स्थिति की ओर कार्य करता है। या दूसरे शब्दों में कहूं कि सरल आवर्त गति के लिए F इक्वल टू माइनस kx। अगर m द्रव्यमान का पिंड है और क्योंकि विस्थापन x दिशा में है तो वेग और त्वरण भी x दिशा में होंगे, जिसका मान वेग का मान dx by dt होगा और त्वरण का मान d2x by dt स्क्वायर होगा। तो ये जो फोर्स है इसको मैं लिख सकता हूं m d2x upon dt स्क्वायर मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस kx, और आई कैन राइट d2x upon dt स्क्वायर is equal to minus k by mx और d2x upon dt square
प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर x इज इक्वल टू 0 वेयर ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू k by m। यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन है या अवकल समीकरण है, जहाँ पर ओमेगा 0 स्क्वायर का मान k by m के बराबर दिया जाता है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन से अपन डिफरेंट क्वांटिटीज को ज्ञात कर सकते हैं। दैट इज मान लीजिए अगर मेरे को वेग का मान ज्ञात करना है कि वेग कितना है, तो मैं क्या करूँगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को दोनों साइड dx by dt से गुणा करूँगा। dx by dt गुणा करूँगा और dx by dt जो कि v के बराबर होता है, तो v dv by dt is equal to minus omega 0 square x v या dx by dt लिखते हैं इसको dx by dt और this can be written as v dv is equal to minus omega 0 square x dx। अगर मैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करता हूँ, समाकलन करता हूँ, तो मेरे पास में समाकलन में v dv is equal to minus omega 0 square x dx है। अगर इसका इंटीग्रल मेरे पास में आ जाएगा v स्क्वायर बाय 2 is equal to minus omega 0 स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2 प्लस कांस्टेंट c। ये जो कांस्टेंट c है इसका मान हम बाउंड्री कंडीशन से ज्ञात कर सकते हैं। बाउंड्री कंडीशन क्या है कि जब कण का विस्थापन अधिकतम होता है तो इसको आयाम कहते हैं और x इज इक्वल टू a पर आयाम को रिप्रेजेंट करना जाता है। कण का वेग या गतिज ऊर्जा शून्य होती है, v का मान